नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास डीएनएस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा पार्ट 9 है, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, टीडी कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी और बीएलएलबी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे आपको मिल जाएगा। वहां पे फ्री स्टडी सेक्शन मटेरियल होगा। प्ले स्टोर पे जाइएगा, ऐप का नाम डालिएगा वहां पे, और एलएलबी और बीएलएलबी में सेक्शन में जाके आप फ्री स्टडी सेक्शन मटेरियल में जाइएगा। वहां पे सेक्शन एक बना होगा एलएलबी और बीएलएलबी करके, वहां पे आप जाइएगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का हेल्प क्या होगा, पीडीएफ आपको कैसे काम करेगा एंट्रेंस एग्जाम में, पीडीएफ से आप बहुत आसानी से रिवीजन कर पाओगे, और जितना ज्यादा अगर आप रिवीजन कर पाओगे उतनी चीजें आप क्लास की रिटेन कर पाओगे, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये अपने मन से हमने नहीं लिया है, ये इन सभी कॉलेज जो आप देख रहे हो, इन सभी कॉलेज का कंबाइन करके जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे, हम उन्हीं क्वेश्चंस को छांट छांट के सारे क्वेश्चंस लाए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं कि वो सारे जो पेपर थे उसको कवर कर दिया जाए। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, पार्ट 8 में मैंने देखा था कि सर पीवाईक्यू कराइए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू से दिया गया है। तो ये मत कहिए कि अगर यहां पे पीवाईक्यू लिखा होगा, देखिए आप बार बार पढ़िए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख दिया गया है। सच में मैं देता हूं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देखोगे वो सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू से ही लिया गया है। तो ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू के बेस पे जो रिपीटेटेड क्वेश्चंस थे, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो सभी कॉलेज में आ रहे हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहे हैं आपके लिए। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके रहने वाला है, और एंट्रेंस एग्जाम में देखना, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा। तो ये सीरीज आप अच्छे से फॉलो करिएगा, एक एक चीज मैंने जो बताया है उसको आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा, उसको रिविजन करिएगा, उसको बार बार रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बाई विच, एक सेकंड में थोड़ा पेन ले लूं, ठीक। क्वेश्चन पूछा है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वे मुस्लिम मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाई अ मुस्लिम हस्बैंड, यानी कैसे खत्म कर सकता है एक मुस्लिम जो विवाह होता है। मुस्लिम विवाह पहले क्या होता है तो उसके बारे में पहले बता देंगे, अभी हिंदी में थोड़ा पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस तरीके से मुआयलम पति द्वारा मुस्लिम विवाह विघटित किया जा सकता है, यानी जो शादी है, जो क्या है इसमें मैरिज है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे क्या शादी की बात किया गया है ना, मुस्लिम विवाह की बात किया गया है। विवाह को कैसे खत्म कर सकता है इसके बारे में बताया गया है। तो आप सभी लोग जानते होंगे तलाक तो है एक, तलाक आपको पता होगा कि तलाक के तरीके से क्या होता है, वो अपनी शादी को खत्म कर सकता है। तो तलाक ऑप्शन हो जाएगा। तलाक यहाँ पे दिया है, इला दिया है, जिहर दिया है, ऑल ऑफ द अबव दिया है। हम अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मुस्लिम विवाह की बात करें, मुस्लिम मैरिज क्या है यहाँ पे, तो ये एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा पतला ले लेते हैं। मुस्लिम मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमने देख लिया। अब इसके बात करते हैं इसकी शादी को खत्म कैसे किया जा सकता है, डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो तलाक किस हो जाता है, ठीक है, ट्रिपल तलाक जो बोला जाता था ना, तलाक तलाक तलाक। तो हालांकि तलाक के से क्या होता था, मैरिज डिसॉल्व किया जा सकता है। इला क्या होता है, इला में होता है, इला में एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसमें त्याग कर देता है। क्या करता है, त्याग कर देता है, त्याग कर देना। त्याग क्या कर देना, तो जो फिजिकल रिलेशन होता है एक हस्बैंड वाइफ का, फिजिकल जो रिलेशन होता है उसको त्याग कर देता है। और ये मतलब अल्लाह की कसम खा के कह देता है कि मैं त्याग रहा हूं, ऐसे करके वो वचन ले लेता है, त्याग देता है। कितने दिनों के लिए, 4 months 10 days का टाइम पीरियड होता है। 4 months 10 days का क्या होता है, इला का पीरियड होता है, कि अगर उसने यानी 130 दिन के आसपास अगर उसने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया अपनी वाइफ के साथ, तो वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड वहां पे बन सकता है, और इस बेसिस पे, इला के बेसिस पे वो क्या कर सकता है, वहां पे तलाक दे सकता है। नेक्स्ट हमारा जिहर। जिहर में क्या होता है कि वो अपनी वाइफ को एज ए रिलेटिव कंपेयर करने लगता है, यानी कंपेयर करने लगता है, कंपेयर वाइफ, यानी अपनी पत्नी को कंपेयर करने लगता है, वाइफ टू
रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस। अब ये रिलेशन कैसे कंपेयर करने लगता है, तो वो अपनी बहन जैसा समझने लगता है, जैसे सिस्टर समझने लगेगा, ठीक है, या फिर ब्लड रिलेशन जो होता है उसमें समझने लगेगा, या फिर आंटी समझने लगा, जो भी ऐसा समझने लगा। तो भी क्या होता है, अगर उसने ऐसा भी कर दिया तो भी वो क्या है, एक तलाक का ऐसा डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये तीनों तरीके से जो मुस्लिम मैरिज है इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। पहला इसमें क्या है, तलाक के द्वारा भी किया जा सकता है, इला के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि 4 महीना 10 दिन, ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, 4 महीना 10 दिन क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो इला याद रखना है आपको, क्या कि त्याग कर देना, फिजिकल रिलेशन का त्याग कर देना अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इला के अंदर आता है। जहर में क्या हो जाता है, अपनी वाइफ को कंपेयर कर देना बहन के जैसे, आंटी के जैसे, बुआ के जैसे, मौसी के जैसे, जो भी है, मतलब रिलेशन में अपने कंपेयर कर देना उसके साथ। वहां पे अगर ऐसी चीजें आती है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे जहर माना जाएगा, जिहर। अब जब ये डिसॉल्व की बात किया है तो ये तीनों तरीके से किया जा सकता है, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो जितने भी व्यक्ति ऑल ऑफ द एबव कह रहे हो, आपका आंसर सही है, आप ये देख लीजिएगा। मुस्लिम विवाह एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है। क्या है, एक संविदा है। इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, क्या एक संविदा है। मुस्लिम विवाह क्या है, संविदा है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि भारतीय दंड अधिनियम 1872 लागू हुआ। कब लागू हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो फटाफट से जरा आप लोग आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए 25 अप्रैल 1872, 1 सितंबर 1872, 24 मार्च 1872, 24 मार्च 1872। ये तो दोनों ऑप्शन एक ही होगा, यानी एक ऑप्शन तो मैंने हटा दिया। अब इन तीन ऑप्शन में से जरा आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है केम इनटू फोर्स ऑन, कब ये आया था, लागू हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बनाया गया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था, कॉन्ट्रैक्ट दो रंग से लिखने में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है संविदा, इसको बोलते हैं संविदा। ये बनाया क्यों गया था, क्योंकि ट्रेड और उसमें क्या हो रहा था, ट्रेड में क्या हो रहा था, ट्रेड या व्यापार, क्या बोल सकते हैं, ट्रेड या व्यापार में जब प्रॉब्लम आने लगी थी, क्या आने लगा था, प्रॉब्लम आने लगा था, तो उसको सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ कि एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया गया था। और ये कब लाया गया था, लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था हमारा, बताइए आप लोग, आंसर अभी कोई नहीं बताया, आप लोग बताइए, आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, तीनों में से क्या होगा आंसर, बताइए तो आप लोग, बिना बताए हम नहीं चलेंगे आगे, बताइए आप लोग, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। जी हाँ, जितने लोग भी कह रहे हैं 1 सितंबर 1872, उनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जितने लोग भी कह रहे हैं 1 सितंबर 1872, उनका आंसर सही है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्हेन वाज नाटो स्टैब्लिश, व्हेन वाज नाटो स्टैब्लिश, नाटो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। पहले तो नाटो का फुल फॉर्म देख लीजिए, नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक सेकंड, तो ये दो रंग से लिखा जा रहा है, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ, बताइए आप लोग, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर बताइए आप लोग, तो हेडक्वार्टर कहां है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो बना, ठीक है, नाटो बना था। ये क्या हुआ था कि यहाँ पे सेनाएं जो होती हैं वो सेनाओं को भेज के अभ्यास कराया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो भी देश एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के अंदर अगर किसी बाहरी कंट्री का आक्रमण होता है तो जितने भी नाटो की कंट्रियां हैं वो उसको सपोर्ट करेंगी वहां पे। और जो मिलिट्री है उसको ट्रेन करने का, उसको ट्रेनिंग करने का ज्वाइंट जो एक्सरसाइज होता है, जो ज्वाइंट वहां पे क्या करते हैं, नहीं होता डिफेंस, आपस में ट्रेनिंग करते हैं, उनका काम नाटो के अंदर कराया जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल, कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल, 4 अप्रैल कब हुआ था, 1949 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो यहां से आप इतने सारे क्वेश्चंस देखो बन गया। व्हेन वाज नाटो एस्टैब्लिश, तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म हो गया। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हो गया। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 के अंदर हुई थी। इतने सारे क्वेश्चंस देखिए यहां से बन रहे हैं और आप इसको तैयार
कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है व्हेन वाज यूएनओ एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, यूएनओ, व्हेन वाज यूएनओ एस्टैब्लिश्ड या फिर यूएनओ की स्थापना कब हुई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर। ये क्या हुआ था, इस दिन स्थापना हुआ था। क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा यूएनओ था इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब हुआ था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, पूरे वर्ल्ड वॉर, जिससे क्या हो कि दुनिया में शांति बना रहे, इसके लिए क्या हुआ है, यूएनओ का स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1945। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, आप इसको अभी देख लीजिए यूएनओ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड एट। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड एट, यानी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थित है। ठीक है, इसको आईसीसी भी कहते हैं। ठीक है, आईसीसी भी कहते हैं। तो आईसीसी अगर पूछ दे तो भी आप परेशान मत होइएगा, इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं होगा यहाँ पे, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगा। क्या आप लॉ के बच्चे हो ना, तो आप लॉ का दिमाग लगाइएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका क्या पूछा है आपको कि न्यायालय स्थित है, कहां पे स्थित है। ऑप्शन आपको दिया है जेनेवा, ऑप्शन बी द हैग, ऑप्शन सी यूक्रेन, वॉशिंगटन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी बताइए आप लोग, हमें आगे क्वेश्चन कराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द हैग, नीदरलैंड। क्या हो जाएगा, द हैग, नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हैग। जितने लोग भी ऑप्शन बी कह रहे हो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, द हैग, नीदरलैंड, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है द हिंदू मैरिज एक्ट। क्या है हमारा, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द प्रोविजन ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, यानी जो तलाक लेने की बात बोली जाती है, ठीक है, वो म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा वॉज एडेड इन, कहां पे, हिंदू मैरिज के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, हिंदू विवाह विधि जो हमारा 1955 में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत, जो यहाँ पे जो सहमति से विवाह जो है ना, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की बात कही गई है, यानी कि यहाँ पे प्रोविजन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन आपको दिया है अमेंडमेंट एक्ट 1964 या 1964 के संशोधन द्वारा। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 1976 संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट 1978 संशोधन के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अमेंडमेंट एक्ट 1980 संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा यहाँ पे इसको जोड़ा गया था, जरा फटाफट से आप लोग बताइएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बताइए आप लोग, पहले आप लोग बताइए फिर हम बताएंगे। जरा आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताइए, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या होगा आंसर, बताइए आप लोग। नहीं बताएंगे तो चलिए हम ही बता देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 1955 में था ना, 1976 में आया था। ठीक है, 1976 के अंदर क्या था कि म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा डाइवोर्स की बात कही जाती है। अच्छा, जो हिंदू में डाइवोर्स की बात कही जाती है ना, इसमें अगर आप पिटीशन फाइल करोगे, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे दिया, अभी तो डाइवोर्स की बात आपको याद होगा, ठीक है, क्योंकि आईपीएस याद है ना, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, ये स्लोगन जो चल रहा है, तो आपको ये भली बात ही पता होगा। तो अब उस केस में क्या होगा, जैसे अभी जो न्यूज चल रहा, थोड़ी सी लॉ की बातें आपसे हम कर लेते हैं। सपोज करिए कि उन्होंने ऐसा काम किया, ठीक है, तो अब पति के पास कोई रेमेडी है क्या, क्या न्यायालय या फिर पुलिस उनके लिए कुछ कर सकती है? न्यायालय या कोर्ट उनके लिए, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। जो पति है उनके लिए वो कुछ नहीं कर पाएगी। रीजन क्या है उसका मैं बता रहा हूं
कि हाँ मीडिया सपोर्ट मिल रहा है उनको, जो उनके पति हैं उनको मीडिया, आईपीएस के जो पति हैं या थे कह सकते हैं, उनको मीडिया की वजह से थोड़ा सपोर्ट तो मिल रहा है भाई, सहानुभूति मिल रही है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलेगा। अब न्याय क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो उसको अपराध नहीं है वो। अब जो एडल्ट्री है, एडल्ट्री मतलब क्या हुआ कि शादीशुदा औरत अगर किसी गैर व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से अगर वो संबंध बनाती है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपराध की श्रेणी में वो नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, वो अपराध तो है नहीं। अब एक थोड़ा सा उनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है पति के पास कि उनके पास करप्शन के उनके पास फाइल्स हैं कुछ, तो अगर करप्शन के चार्ज में हो सकता है कि वो आईपीएस को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, पर ये जो अफेयर वाला मामला है, जो एडल्ट्री का मामला है, इसमें कोई भी उनको सुनवाई होने वाली नहीं, इसमें कोई भी रेमेडी जो उपचार है वो हस्बैंड को नहीं मिलेगा। द रीजन ये सिंपल सा रीजन ये है कि जो एडल्ट्री है, एडल्ट्री को क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पनिशमेंट से हटा दिया है कि वो अब क्राइम नहीं रहा, ठीक है। तो अगर अब एडल्ट्री का ही मामला था वो, ठीक है, तो उसमें उनको रेमेडी नहीं मिल पाएगी। अब यहां पे देखिए, अब जब तलाक की बात आएगी तो तलाक देने के लिए जब पिटीशन डाला जाएगा तो 6 मंथ का टाइम मिलता है। क्या होता है, 6 मंथ का टाइम मिलता है कि 6 महीने आप लोग एक दूसरे से अलग होकर देखो, अगर रह पा रहे हो या फिर सॉरी थोड़ा सा मेरा तबीयत अभी सही नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें थोड़ा सा ना घुटन जैसा होने लगता है, तो इस वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना, उमस बहुत ज्यादा, इसलिए। तो देखिए यहां पे क्या था कि कोर्ट भी क्या करता है, 6 महीने का टाइम देता है। अब 6 महीने में अगर आपका मन विचार बदला कि नहीं साथ रहना चाहिए या फिर हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, कोई कमी नहीं फील हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोर्ट आपको क्या करेगा, वहां पे अलग कर सकता है। लेकिन आपको लग रहा है कि 6 महीने का टाइम वक्त मिला और लगा कि नहीं जिंदगी ऐसे नहीं चल पाएगी, हमें उनका साथ चाहिए, ऐसा जो भी आपको रीजन हो, आपका नहीं हो, जो भी ऐसा मामला है उसमें अगर ऐसा रीजन आता है तो 6 महीने का वक्त मिलता है। अब एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है, क्या तो 6 महीने का वक्त यहां पे दिया जाता है, अगर 6 महीने भी बात नहीं समझ में आई आपके तो वहां पे फिर डाइवोर्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यायालय भी चाहता है कि किसी का परिवार न उजड़े, ठीक है, किसी का परिवार न उजड़े। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जिसकी शादी हुई है वो 6 महीने बाद तलाक ले सकता है? मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जिसकी शादी हो गई है, मान लो जनवरी में उसकी शादी हुई, अब वो जुलाई में या जून में चाह रहा है कि हमें तलाक चाहिए, तो क्या उसको डाइवोर्स मिल सकता है? नहीं मिलेगा। नई अगर शादी हुई है तो 1 साल एटलीस्ट साथ रहना होगा, क्योंकि उसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है, तो कोर्ट ये मानती है कि एटलीस्ट आप लोग को 1 साल रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर फिर भी लगे कि नहीं चीजें साथ रह नहीं सकते हैं, तब जाके आपको क्या होगा, वहां पे डाइवोर्स दिया जाएगा। पर 1 साल से पहले अगर न्यू मैरिज है, तो अगर नई शादी है तो नई शादी में, ठीक है, अगर नई शादी है तो वहां पे क्या होगा कि 1 साल का वक्त वहां पे मिलता है, ठीक है, 1 साल का वक्त वहां पे मिलता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1995 में 55 में जो था, पारस्परिक सहमति से जो विवाह विच्छेद का उपबंध जोड़ा गया था, वो अमेंडमेंट कब का था, 1976 का था, ठीक है। और उसमें टाइम पीरियड अगर डाइवोर्स को दिया जाता है तो 6 महीने दिया जाता है, और अगर नई शादी है तो वहां पे 1 साल का वक्त दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आर डिफाइंड अंडर, यानी हिंदू विवाह विधि 1995 में प्रतिसिद्धि नातेदारी की डिग्रियां को निम्न उपबंध में अंतर्गत परिभाषित किया गया है। यानी सिंपल सी बात आप समझिए कि हिंदू मैरिज के अंदर एक बात होता है प्रोहिबिशन लगाना की निषेध है। जैसे हिंदू में क्या, मुस्लिम में क्या होता है कि आप चाचा की लड़की से, बुआ की लड़की से, मौसी की लड़की से शादी कर सकते हो, पर हिंदू मैरिज में क्या होता है, ऐसी चीजें नहीं होती। यहां पे हमारे यहां क्या चलता है, मतलब हिंदू मैरिज में क्या चलता है, सपिंडा रिलेशन चलता है। क्या चलता है, सपिंडा रिलेशन चलता है। सपिंडा रिलेशन क्या होता है, तो सपिंडा रिलेशन में क्या होता है, इधर अगर फादर की साइड में देखेंगे, फादर की साइड में अगर देखेंगे तो 5 जनरेशन। अब ये 5 जनरेशन होता क्या है मैं बताऊंगा, 5 जनरेशन, ठीक है। और अगर मदर की साइड में देखेंगे, तो 3 जनरेशन तक, क्या, 3rd जनरेशन, ठीक है। अब ये क्या है, तो देखिए सपिंडा रिलेशन में होता क्या है, इसमें प्रोहिबिशन है कि आप जैसे
पिता के 5 जनरेशन तक, यानी जो मान लीजिए यहां पे पिता है तो अब उनका जो 5वां रिलेशन होगा वहां तक शादी नहीं कर सकता है कोई आपस में, ठीक है, वहां पे क्या हो सकता है, शादी नहीं कर सकता है। और मदर के साइड में 3 जनरेशन तक, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी मदर हुई, ठीक है, और आपकी मान लीजिए मौसी हुई और उन नानी, तो ये क्या, नानी आपका क्या हो गए, कॉमन पेरेंट्स है ना, आपके मौसी और आपके मम्मी के कॉमन पेरेंट्स कौन है, नाना नानी है, तो नाना नानी पहले जनरेशन हो गए, आपकी मम्मी और जो मौसी हैं वो क्या हो जाएंगी वहां पे, सेकेंड जनरेशन हो जाएंगी, और उनके जो बच्चे हैं यानी आप और आपके जो कजन्स होंगे, मौसी के लड़की लड़के होंगे, वो क्या हो जाएंगे, थर्ड जनरेशन में आएंगे। तो वो लोग आपस में शादी नहीं कर सकते, उसके बाद किया जा सकता है, पर वो 3 जनरेशन जो है ना, समझ में आया, नाना नानी कॉमन जो पेरेंट्स हुए वहां से देखा जाता है, कॉमन पेरेंट्स हैं वो, उनके नीचे क्या आया, आप आए, आपके मामा आ गए, मान लीजिए आया आपकी मम्मी या मामा आ गए आपके, तो वो सेकंड जनरेशन में आएंगे, आपके मामा के लड़की लड़के वो क्या आएंगे, थर्ड जनरेशन में, और आप भी किस में होगे, थर्ड जनरेशन में होगे, तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते, सपिंडा रिलेशन में ये कहता है। वैसे ही फादर के साइड में हो जाएगा, फादर साइड में दादा दादी, ठीक है, अब उनके जो लड़के लड़कियां, फिर आपके पापा हो गया, बुआ हो गई, वो सेकंड जनरेशन हो गया, बुआ की लड़की हो गई, वो क्या हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया, आपके लड़के आप हो गए, थर्ड जनरेशन हो गया, अब आपके लड़के लड़के हो रहे हैं, फोर्थ जनरेशन हो गया, उनके लड़के लड़के हो रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन हो गया। तो फादर की साइड से 5th जनरेशन तक होता है और मदर की साइड में 3 जनरेशन तक होता है, जिसमें प्रोहिबिटेड डिग्री लाया गया है कि यहां पे हम शादी नहीं कर सकते हैं, इसको मना किया गया है। और यहां पे बोला गया कि कहां पे परिभाषित किया गया है, तो यहां पे देखिए डिग्रियां जो पारित किया गया है कि इसके अंतर्गत विवाह नहीं किया जा सकता हिंदू मैरिज में, वो ऑप्शन आपको दिया है सेक्शन 3 सब क्लॉज बी, सेक्शन 3 सब क्लॉज सी, सेक्शन 3 सब क्लॉज ई, सेक्शन ई सब क्लॉज जी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जरा आप लोग बताइएगा। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ये, लेकिन सपिंडा रिलेशन इंपॉर्टेंट है, हालांकि सपिंडा रिलेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लाया, और ऐसे क्वेश्चन ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ला दिया था कि क्या पता अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर लो, ये नहीं बोलो कि सर यूट्यूब पे ऐसी चीजें आपने नहीं कराई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक्शन 3 सब क्लॉज जी, इसका क्या हो जाएगा, सेक्शन 3 सब क्लॉज जी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अ हिंदू मेल ऑफ 28 ईयर्स, ठीक है, 28 साल का हिंदू व्यक्ति एडॉप्टेड अ 13 ईयर गर्ल्स, 13 साल की गर्ल्स को, देन दिस एडॉप्टेशन इज, यानी एक 28 साल का व्यक्ति है, ये क्या है, 28 साल का हिंदू व्यक्ति है, ये क्या करता है, एक 13 साल की लड़की को गोद लेता है। मान लीजिए लड़की है, ये मान लीजिए 13 साल की लड़की है, इसको ये क्या करना चाह रहा है, गोद लेना चाह रहा है। तो क्या ये ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एक 28 वर्षीय आयु का हिंदू पुरुष एक 13 वर्ष की लड़की का दत्तक ग्रहण करता है, ऐसा दत्तक ग्रहण क्या होगा, यानी वो गोद लेता है तो ऐसा अडॉप्टेशन क्या माना जाएगा। ऑप्शन दिया है, वैलिड वैध होगा, वॉइडेबल शून्य करनी होगा, वॉइड शून्य होगा, इनवैलिड अवैध हो जाएगा, या फिर इसको इलीगल कहते हैं, ठीक है, अवैध मतलब इलीगल, इलीगल या अवैध, क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो देखिए जो एडॉप्टेशन की बात यहां पे बोला गया है ना, एडॉप्टेशन में जो डिफरेंस होना चाहिए, एज डिफरेंस होना चाहिए, एडॉप्टेशन में जो एज डिफरेंस होना चाहिए वो 21 ईयर्स का होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए, 21 वर्ष का उसके आयु में गैप होना चाहिए, मतलब लड़की और लड़के की एज में 21 साल का गैप होना चाहिए। और क्या यहां पे इस क्वेश्चन में दिख रहा है, जरा लॉ के बच्चों माइनस करके बताइए, क्या 21 साल का गैप है इनके एज में या नहीं, हाँ या नहीं, बताइए आप लोग, बताइए 21 साल का गैप है या नहीं है। तो आप देखोगे यहां पे 28 में से 13 अगर माइनस करो, जिसका मैथ कमजोर है, 5 हो गए यहां पे, और ये 15 साल का गैप है। अगर 15 साल का गैप है, लेकिन ये एडॉप्टेशन में बोला क्या कि 21 साल का गैप होना चाहिए, और ऐसा तो है नहीं, तो जब ऐसा है नहीं तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वैलिड भी नहीं हो जाएगा, वॉइडेबल भी नहीं होगा,
वॉइड भी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी कह रहे हैं आपका बिल्कुल आंसर सही है, और जो लोग ये सब कह रहे हैं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू मेंटल क्रूएलिटी, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित निम्न में से किस वाद में मानसिक क्रूरता से संबंधित है। ठीक है, मेंटल टॉर्चर, जो मेंटल टॉर्चर कहना या फिर मेंटल क्रूएलिटी कहना, ठीक है, वो किस केस से संबंधित है, किस केस में उसकी बात कही गई थी, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है सयल वर्सेस सल्ला, ठीक है, दस्ताने वर्सेस दस्ताने, रूपलाल वर्सेस कारतारो, ठीक है, कारतारो, सीमा वर्सेस अश्वनी। क्या हो जाएगा, किस केस में मेंटल क्रूएलिटी की बात कही गई थी, किस केस में मेंटल क्रूएलिटी की बात कही गई थी? तो जरा आप लोग ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी, क्या हो जाएगा, मेंटल क्रूएलिटी की बात कहां कही गई है, जरा आप लोग बताइए। तो मेंटल क्रूएलिटी की जो बात कही गई है, मेंटल क्या क्रूएलिटी की जो बात कही गई है वो कहां कहा गया, दस्ताने वर्सेस दस्ताने केस में कहा गया। किस केस में कहा गया, दस्ताने वर्सेस दस्ताने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ मैरिज, ठीक है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ मैरिज आर, क्या हो जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा है। एक मुस्लिम विवाह की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है कबूल ओनली, कबूल कर लेना, इजब ओनली, या बोथ ए एंड बी नन। तो ये हम काट दे रहे हैं, चलो बताइए आप लोग। तो कबूल ओनली, अगर मुस्लिम विवाह अगर हो रहा है तो उसमें क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे अगर हिंदू की शादी हो रही है तो मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर पहनाना, ये सब क्या है, एक वहां पे इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। 7 फेरे लेना, ये सब क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेना, मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर पहनाना, ये सब इसेंशियल एग्रीमेंट है। वैसे ही मुस्लिम विवाह के अंदर क्या चीजें माना जाता है, तो देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं। पहला होता है, एक तो क्या होता है, पहले जो मुस्लिम मैरिज होता है क्या होता है, मुस्लिम अगर मैरिज की अगर बात करें, मुस्लिम मैरिज अगर बात करें तो ये होता क्या है, सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए। अगर मुस्लिम मैरिज की बात करें तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बताया था ना मैंने अभी, बताया है कि नहीं, याद है कि नहीं, बताइए। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, तो ये हमने पेड क्लास के अंदर करा रखा है। तो जितने भी पेड बच्चे देख रहे हैं, मैं आप सबका कमेंट देख रहा हूं, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कमेंट देख नहीं रहा हूं, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं। और कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट हमने आपको पढ़ा रखा है। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है ना, ऑफर होता है, और क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में होता है। इजब क्या हो जाएगा हमारा, जब हमारा कह सकते हैं प्रपोजल या ऑफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रपोजल, ऑफर बोलिए या फिर इसको क्या बोलिए, प्रपोजल बोलिए, एक ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इजब हो जाता है। और साथ ही साथ एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, कबूल हो जाएगा। अगर कबूल कर लेना तो क्या हो जाएगा, कबूल। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस दे दिया हमने तो वहां पे क्या हो जाएगा, कबूल। यानी एसेंशियल एग्रीमेंट के, एसेंशियल एलिमेंट की अगर बात करें मुस्लिम मैरिज लॉ के अंदर, तो वहां पे कबूल, इजब प्लस कबूल दोनों होना चाहिए। जैसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या होता है हमारा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके प्रॉमिस बनाता है। तो वैसे ही यहाँ पे इजब और कबूल मिलके क्या होता है, हिंदू मुस्लिम कह रहा है, मुस्लिम मैरिज के लिए क्या होता है, ये जरूरी होता है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है यार आज तो। ठीक है, यहां तक हुआ। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, which one of the following is not a secondary source of Muslim law, यानी निम्न में से कौन मुस्लिम विधि का द्वितीयक स्रोत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको कस्टम, ठीक है, जुडिशियल डिसीजन, इज्मा, कियास। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, जो हमारा पूछा है मुस्लिम विधि का द्वितीय स्रोत, ठीक है, यानी सेकेंडरी सोर्स क्या नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछा है क्या इसमें जो द्वितीय सेकेंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं है। तो देखिए ये सब होते हैं, इसमें क्या होता है, जुडिशियल डिसीजन जो होता है ये क्या होता है, इसका नहीं होता है। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, देखिए मुस्लिम लॉ का प्राइमरी सोर्स क्या है, अब जरा ये भी बताइए तो, मुस्लिम लॉ का
प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स क्या है? कुरान है। क्या है? कुरान है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स क्या है मुस्लिम लॉ का? तो कुरान माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिबा ऑफ फ्यूचर। हिबा होता क्या, पहले मैं वो बताऊंगा फिर बताऊंगा आगे। ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज मुस्लिम लॉ इज, यानी मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का हिबा है। ठीक है, क्या होता है हिबा? पहले तो कहते हैं एक तरीके से दान दे देना। हिबा क्या करना? हिबा का मतलब होता है दान दे देना, दान दे देना, या फिर इसको बोलते हैं गिफ्ट कर देना। क्या करना? गिफ्ट कर देना। अब गिफ्ट में क्या होता है, बिना पैसे के भी आप वो प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो पूछ रहा है कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए फ्यूचर में भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये क्या होता है? फ्यूचर में भी दिया जा सकता है। जैसे कोई पेट में अगर बच्चा है तो उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी को किया जा सकता है। ठीक है, हिबा मतलब हो गया कि दान में दे देना, वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये एक वॉइड है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशन नहीं है, हर समय होता है। वैलिड या फिर नॉन, क्या हो जाएगा? ये वैलिड है। हिबा क्या है? कि वैलिड चीजें है। हिबा मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी का दान दे देना, और ये एक वैलिड चीज है मुस्लिम लॉ के अंदर। ठीक है, हिबा मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी का दान दे देना, और ये एक वैलिड चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे गिफ्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में गिफ्ट क्या वैलिड ही होता है ना। विदाउट कंसिडरेशन भी क्या होता है? गिफ्ट वैलिड होता है, क्योंकि कंसिडरेशन गिफ्ट में क्या हम देंगे? अगर कोई आदमी हम चाह रहे हैं कि ये पैनल आपको दे दें, तो इसमें हम आपके तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं ना आपको, तो हम आपसे बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं, तो ये गिफ्ट है, और गिफ्ट भी क्या होता है? वैलिड माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ए मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ हिज नॉलेज अपॉन, यानी एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है। कब ले सकता है उसके बारे में बताया गया है। हिज ओन नॉलेज, स्वयं अपनी जानकारी पर। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट पर। रिवाइजिंग रिपोर्ट, परिवाद की प्राप्त होने पर। ठीक है, रिसीविंग रिपोर्ट, सॉरी रिवाइजिंग नहीं, रिसीविंग रिपोर्ट परिवाद प्राप्त होने पर, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो मजिस्ट्रेट होता है ये संज्ञान ले सकता है इन सभी कंडीशंस में, चाहे उसकी खुद की नॉलेज हो, चाहे वो पुलिस का रिपोर्ट हो, चाहे वो रिसीविंग रिपोर्ट हो, कोई भी अगर होता है तो उसमें संज्ञान ले सकता है। और इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है The draft of the Indian Evidence Act, क्या? The draft of the Indian Evidence Act 1872 was prepared by, ठीक है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसमें तैयार किया था? किसने तैयार किया था? ठीक है, किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए लॉर्ड मैकॉले, सर जेएफ स्टेफन लक्से, या फिर सर हेनरी मेन। किसने किया था? बड़ा जरा बताइए आप लोग। तो जो यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, इसको किसने, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका जो प्रारूप है वो किसने तैयार कराया था? ऑप्शन आप बताइए ए बी सी डी। क्या हो जाएगा आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू 80 90 पूरे 100। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिए कि जितने भी बच्चे देख रहे हो आप लोग का कंपटीशन आप लोग खुद से ही है, क्योंकि मैं बता दूं एलएलबी के कॉलेज, जो 4 कॉलेज है मैं बता रहा हूं जिसकी मैं तैयारी करा रहा हूं आप लोग को, आप यूट्यूब पे ही देखना। एंट्रेंस एग्जाम से पहले 3 से 4 हजार बच्चे एटलीस्ट तो हम लोग का वीडियो देख लेते हैं। तो अब 3 से 4 हजार बच्चे अगर हमारी ही वीडियो देख रहे हैं, तो एटलीस्ट जो हमारे यहां बच्चे देख रहे हैं, यानी जो आप वीडियो भी देख रहे हो ना, इसको 3000 4000 बच्चे देखने वाले हैं। तो जो 4000 बच्चे, तो कंपटीशन तो आपके इस क्लास में ही लोग हैं, आपके इस क्लास में, इस लेक्चर में ही इतने बच्चे हैं जितना कि उन कॉलेज में सीट नहीं है। वहां पे 20% सीट है, और उससे ज्यादा आप लोग यहां पे 80% ऐसे हो जो यहां पे इस वीडियो को भी देख रहे हो। तो आप उस 80% में ना आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी वीडियो ही अगर आप देख रहे हो तो आप उस 80% में ना हो जिसका सिलेक्शन ना हो। आप उस 20% में आने की कोशिश करो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। और अगर 20% में आना है तो एक एक चीजें जितनी भी बोली जा रही है प्रॉपर अटेंशन के साथ आप उस चीज को देखो, क्योंकि आप लास्ट ईयर देखना, मैंने अभी बहुत सारे स्टेटस भी लगा दूंगा, देखना वहां पे 4000 5000 ऐसे व्यू गए हैं, 3000 4000 प्लस नॉर्मल एवरेज व्यू गए हैं हम लोग के। और सीट कितनी है? 60 सीट है, 120 सीट है, 320 सीट है, कुल मिला के 500 600 सीट है, और 3000 बच्चे देख रहे हैं, 4000 बच्चे देख रहे हैं।
इस पर्टिकुलर मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारी इस वीडियो को 3 से 4 हजार बच्चे देख रहे हैं, तो कंपटीशन आप लोगों के बीच खुद है, इस क्लास में ही खुद है। और इस क्लास में जो लोग देख रहे हो, आप मैं बता दूं 70 से 80% लोगों का क्लास में सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि सीट वहां पे लिमिटेड है। तो सीट लिमिटेड है, इसके लिए क्या करना होगा? प्रॉपर अटेंशन देना होगा। देखो YouTube पे क्लास चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत रिसर्च करा के, बहुत मेहनत लगता है इन सब चीजों को तैयार करना, क्रॉस चेक करना, बार बार उसको क्वेश्चन चेक करके आप लोग को बताना, डिलीवर करना, इससे रिलेटेड चीजें बताना, बहुत टाइम और एफर्ट लगता है इस चीज को लाने में आप लोग के लिए। तो ये बेनिफिट लीजिए आप लोग वो 20% लोगों में आइए जिसका सिलेक्शन होगा, और वो 20% भी क्लास में है जिनका सिलेक्शन होने वाला है, वो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनमें आप भी हो सकते हो। फर्क इतना होगा कि अटेंशन की बात होती है और रिवीजन की बात होती है, कौन क्लास में कितना अटेंशन दे रहा है, कौन कितनी चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहा है, कौन हमारी बात, कौन मेंटोर की बात मान रहा है। फर्क इसमें आता है कि रिवीजन कितना कर रहे हो, बात कितनी मान रहे हो, कितने अच्छे से क्लास को देख रहे हो, कितना अटेंशन है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की बातें। हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा आर रिजर्व फॉर एसटी, यानी लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट सुरक्षित है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 17। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जरा बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए आप लोग। ठीक है, तो एससी और एसटी की बात दोनों बता दीजिए। तो हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें तो कितनी सीटें रखी गई है। तो शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे कितनी सीटें रखी रिजर्व की गई हैं? 84 सीट। कितनी सीट करी गई है? 84 सीट कही गई है। और एसटी की अगर हम बात करें तो यहां पे 47 सीट रखी गई है। कितनी सीट रखी गई है? 47 सीट्स रखी गई है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एसटी पूछ रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पूछ रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अच्छा, और 100 की बात मैं बता दूं कि माइनस मार्किंग नहीं है, ना गोरखपुर यूनिवर्सिटी में है, ना लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, ना हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में है, ना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में है, ना टीडी कॉलेज में है। गोल्डन चांस ये है कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप सारे बना के आइएगा, माइनस मार्किंग है नहीं। अगर मान लीजिए 70 क्वेश्चन आपको आ रहा है, 30 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप 30 क्वेश्चन उस कंडीशन में छोड़ देना कि जब माइनस मार्किंग होती तो। अगर नहीं है तो माइनस मार्किंग नहीं है तो आप करके आओ। हो सकता है 30 में से अगर 5 क्वेश्चन ही सही हो जाए, 8 क्वेश्चन सही हो जाए, 10 क्वेश्चन सही हो जाए, तो भाई 40 नंबर आप आगे चले जाओगे। 5 क्वेश्चन सही हुआ, 20 नंबर आगे चले जाओगे। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करिएगा। गुरु मंत्र मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, बिना गुरु दक्षिणा के। गुरु दक्षिणा वही होगी आपका सिलेक्शन, और जब आपसे हम मिलेंगे आपके काउंसलिंग के टाइम में, तब मिठाई जरूर खाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फर्स्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में नीचे दिया गया प्रथम संशोधन कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया था? ऑप्शन आपको दिया 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। क्या हो जाएगा? कब संविधान संशोधन जो सॉरी एक मिनट और तार लग रहा है, संविधान संशोधन पहली बार कब हुआ था? जरा आप लोग बताइएगा। तो ये हुआ था आजादी का जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसके 1 साल बाद ही, यानी 1951 के अंदर हुआ था। और पहले संविधान संशोधन में ही क्या हुआ था? 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। और पहले कितनी थी? पहले 8 थी। पहले क्या थी? पहले 8 थी। पहले 8 थी और अभी कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। और पहली अनुसूची जो जोड़ी गई थी इसमें, वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। किससे है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। और ये कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1951 के अंदर हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। What is the minimum age of the candidate to be elected as the president of India? यानी भारत के राष्ट्रपति चुनाव की न्यूनतम उम्र क्या है? ये आंसर तो मैं आप सभी से चाहूंगा, इसका आंसर मैं लगाना नहीं चाहूंगा, ये आंसर आप लोग खुद बताएंगे हमें कि क्या एज होती है। मैं थोड़े बहुत बता देता हूं आपको। ये होता है लोकसभा के मेंबर का होता है, ये राज्यसभा के मेंबर का होता है,
राज्यसभा के मेंबर का होता है, और ये क्या होता है, चलो मैं बता ही देता हूँ, रहा नहीं जाता है ना, क्या बता ही देते हैं यार, क्या करें आप लोग इतने मासूम बच्चे को पता चले 20 साल लगा दीजिएगा आप लोग तो हम तो परेशानी हो जाएंगे, हम तो सर पीट लेंगे ना कि आपका 4 नंबर चला जाएगा हमारी वजह से। तो मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की जो न्यूनतम उम्र मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 35 साल मानी गई। कितनी मानी गई है, 35 साल वहां पे माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड, यानी आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था, कब आया था। हमारा ऑप्शन दिया है 1950, ऑप्शन बी दिया 1952, ऑप्शन सी दिया 1956, ऑप्शन डी दिया है 1960। कब आया था अस्तित्व में, जरा आप लोग बताइए तो, कब आया था, बताइए आप लोग, बताइए बताइए भाई जल्दी बताइए, कब आया था ये अस्तित्व में। तो जो हमारा आंध्र प्रदेश आया था, क्रिएटेड हुआ था, ये हुआ था हमारा 1 नवंबर, आगे बताइए आप लोग, 1 नवंबर क्या, 1950, 1 नवंबर 1952, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1960, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। मैं आप लोग का ही आंसर का वेट कर रहा हूं, बताइए आप लोग, बताइए क्या हो जाएगा। मैं सबका आंसर देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो 1 नवंबर क्या हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1956। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं बिल्कुल आपका सही है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न रहा। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। और जो भी बच्चे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, टीडी कॉलेज और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के जो बच्चे हैं वो अगर बीएलएलबी और एलएलबी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा 2 क्रैश कोर्स अभी चल रहा है। एक तो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का चल रहा है 249 के अंदर, और इसके अंदर होगा क्या, तो इसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। कितना, 5, यानी ये जो फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट होगा नहीं, कितना हो जाएगा, 5 होगा। आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा वहां पे, और पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक हमारा कोर्स 549 का चल रहा है, जिसके अंदर हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी देंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको एग्जाम में अच्छा रैंक लेके आना है, पर्सनल गाइडेंस वहां पे नंबर में अपना शेयर करूंगा, और पर्सनल गाइडेंस आपको वहां पे मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो प्रॉपर तैयारी करना तो आप इस कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हो। और यूट्यूब पे भी हालांकि हम लोग बहुत चीज लाएंगे, और मेरा एक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। मैं अपने कोर्स को सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एज अ स्टूडेंट आपकी बेनिफिट इसके अंदर है, इतनी चीजें हम वहां पे दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है। जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है, और एक पूरी तैयारी आप कर सकते हो। अगर आपका पूरा तैयार भी है तो नहीं होता है कि जो एक छल लकड़हारा होता है वो क्या करता है, जब वो लकड़ी काटने वन में नहीं जाता है, घर पे रहता है, बारिश हो रही होती है, तो अपने कुल्हाड़ी को क्या करता रहता है, नुकीला बनाते रहता है। तो अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है, आपको ऐसा चीजें है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कुल्हाड़ी को क्या कर सकते हो, शार्पन कर सकते हो, अच्छे से शार्प कर सकते हो, ताकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाओ एग्जाम देने, आप बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। और ये तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से पहले से ही प्रैक्टिस करके गए रहोगे। तो उसके लिए आप ये कोर्स में एनरोल हो सकते हो। और इसका जो पीडीएफ है, इस क्लास का पीडीएफ है, वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पे हमारे मिल जाएगा। और अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको इसी ऐप पे जाके एनरोल हो सकते हो। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियोस को थोड़ा लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, उससे ही हमें ऊर्जा मिलता है। तबीयत खराब होने के बाद भी हम क्लासेस ले रहे हैं आपका, तो ये उस कमेंट का ही नतीजा है, वो ऊर्जा हमें मिल रही है, वो आपके जो लाइक्स हैं उसकी ही ऊर्जा मिल रही है, वो जो आपका सब्सक्राइब करते हो हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करते हो, तो वो नोटिफिकेशन जो आता है ना, वही हमारी ऊर्जा का काम करता है। और उसी की वजह से क्या होता है, तबीयत खराब होने के बावजूद, बारिश होने के बावजूद, इतनी गर्मी होने के बावजूद क्लासेस ली जा रही हैं और ली जाएंगी कंटिन्यू आपके एंट्रेंस एग्जाम तक। तो उसके लिए क्या करो, आप लोग बस थोड़ा सा कमेंट और लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो वीडियोस को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।